Dear students, so we are going to take our new topic and it is Nernst equation, है ना। कल हमने थोड़ा सा बेस पढ़ा था कि नर्स्ट इक्वेशन डेवलप कहाँ पे होती है और एक इक्वेशन भी पढ़ी थी, है ना, डेल्टा जी और ई नॉट सेल का रिलेशन क्या था बेटा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही पढ़ा था। और इसके अंदर 3 केस पढ़े थे। क्लियर। ई नॉट सेल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एन क्या था बेटा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने 96500 कूलम, याद रखेंगे तो कूलम पर मोल, ठीक है, यूनिट भी याद रखना। और ई नॉट सेल का पोटेंशियल है, जिसे हम कैसे निकालते हैं बेटा, अगर ये डेल्टा जी नॉट है तो ये ई नॉट सेल है ना, सेल ईएमएफ कैसे निकालते थे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इतना हम कल देख चुके थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नर्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओरिजिनली नर्स्ट इक्वेशन बेटा ये होती है, देखो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन नहीं आएगा, 2.303 आ गया तो क्या आएगा, लॉग ऑफ क्यू, ठीक है बेटा। जिसमें डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, एट एनी स्टेट। डेल्टा जी नॉट क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है बेटा। देन आफ्टर आर क्या है, रियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल रियल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करनी है। T क्या है, टेम्परेचर है बेटा, अब तो होशियार हो गए तुम लोग, है ना। और Q क्या है, रिएक्शन का कोसेंट है। अभी गेम खेलते हैं छोटा सा, क्या गेम खिला रहे हो सर, ये रिएक्शन कोसेंट क्या होता है। देखो जब हम डिवाइड पढ़ रहे थे, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था, है ना, तब हम क्या करते थे, 100 में डिवाइड करो, किसका, 2 का, 2 से डिवाइड बेटा 100 में कितनी बार जाता है, 50 बार, तो 100। इसे बोलते हैं हम क्या, कोसेंट, बोलते थे ना कोसेंट। क्लियर। इससे हमें यह पता चलता है कि 2 और 100 के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब है कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, या कितना ऐड करें, कितना मल्टीप्लाई करें इसमें ना, कितना मल्टीप्लाई करें इसके अंदर, मतलब कितना प्रोसेस हो चुका है। ऐसे ही रिएक्शन के अंदर हम कितना आगे तक बढ़ चुके हैं, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या बताएगा हमें, रिएक्शन कोसेंट, है ना। तो जैसे इसमें कोसेंट को हम मेन हमारे लिए खिलाड़ी यहाँ पे कौन होता है, कोसेंट होता है, जिससे हमें सब कुछ पता चलता है, कितने गुना ये सब, मतलब कितने गुना रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन के बारे में रिएक्शन कोसेंट बताता है। ऐसे ही 2 से कितना गुना होना चाहिए 100, वो हमें यहाँ पे कोसेंट बताता था। तो कोसेंट कुछ नहीं होता है बेटा, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना। टोटल रिएक्टेंट कितना था, उसमें से कितना प्रोडक्ट बन गया, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्लियर। कितने रिएक्टेंट में से कितना प्रोडक्ट बना, क्या बोल रहे हैं उसे हम, रिएक्शन कोसेंट। क्लियर। चलो कैसे निकालते हैं सर ये, जैसे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, एक मैंने रिएक्शन कंसीडर कर ली, ये सब तुम फेयर कर सकते हो, ठीक है ना, Na प्लस Nb, ये रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो इसे, Nc प्लस Nb, ठीक है। नाउ इसके लिए अगर मैं Q लिखता हूं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगी बेटा, कौन कौन है प्रोडक्ट, C और D है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगी, ये और B।
अरे सर ये तो के होता था इक्विलिब्रियम पे, जब हम बात करते थे तो यही तो बात करते थे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये तो सर वहां होता था, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है हमने 11th में, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए दोबारा से बता दे, ठीक है। दूसरी बात, कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी आगे पावर आ रही है, ठीक है, कोएफिशिएंट है उनके, वो ऊपर पावर पे चले जाते हैं, ऐसा यहां भी होगा। तो फिर अंतर क्या रह गया बेटा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक से, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, है ना, मान लो हम दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, हमारे पास कितने 100 रुपए हैं, एक एक रुपया बांटता हुआ जा रहा हूं मैं, जिसमें से 50 रुपए मैं बांट चुका हूं, ठीक है, अब 50 मेरे पास बचे हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई अब 50 रुपए बचे हैं जीतू तेरी जेब में, तो क्या करना है, या तो घर लौट जा, यही 50 रुपए हैं, या फिर बांट दे, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे, तो उस समय जो हम k की वैल्यू निकालते हैं, उस समय जो q की वैल्यू आएगी उसे क्या बोलते हैं, k इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पे जो q की वैल्यू है उसे ही हम क्या बोलते हैं, k इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जबकि इक्विलिब्रियम से पहले या इक्विलिब्रियम के बाद में, मतलब या फिर स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन या आफ्टर, मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन की बात हो रही हो, तो किससे डील करेंगे, क्यू से डील करेंगे। क्लियर हुई है ना ये बात तुम्हें, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई सर हमें। चलो, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक बार थर्मो के कुछ कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ, जिससे हमें आगे दिक्कत ना आए। यार एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। कैसे बनते हैं कि सर जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से, ठीक से देखना बेटा, ये केसेस हैं, 2 केस बता रहा हूं। केस फर्स्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपए है ना, 100 क्यों, यहाँ पे 150 मान लो, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर लिख रहा हूं, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मेरे पास 150 है बेटा, दोनों को मिला के ए और बी को, कितने भी रिएक्टेंट हो, ठीक है। फिर मैं ये एक बार मान लिया मैंने, अब मैं बोल रहा हूं रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट से, कब, स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ज्यादा है तो हमारे पास मतलब 150 में से मान लो 100 है अभी मेरे पास, ठीक है, बाकी का कहां गया सर, बाकी का प्रोडक्ट बन चुका है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मान लो थोड़ा समय बाद, मतलब जब इनिशियल हुई है उससे थोड़े समय बाद, तो मैं बोल देता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आता है बेटा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी प्रोडक्ट से स्टार्टिंग में, तो Q की वैल्यू क्या आ रही होगी, मान लो प्रोडक्ट बन गया मेरा 50 और ये कितना बेटा 100, तो 1/2 है, वैल्यू आ गई 0.5। अच्छा, K इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या होगी, हैं, K इक्विलिब्रियम की स्टेज, इसको चलो केस 2 बना देते हैं। केस 2 में इसका अपोजिट करो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट से, मतलब अब रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन लगभग खत्म होने की कगार पे है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, रिएक्टेंट कम रह गया है। तो 150 में से मैं मान लेता हूं कि Q की वैल्यू रख रहा हूं जब मैं, तो प्रोडक्ट जो है मेरा वो मेरा 100 बन चुका है और जो रिएक्टेंट है वो खाली 50 रह गया है, तो वैल्यू Q की आती है 2, ठीक है। इन दोनों के बीच वाली स्टेज क्या होती है, केस 3। इन दोनों के बीच वाली स्टेज क्या होती है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। तो क्या आएगा कि Q क्या आएगा, 75/75 आ जाएगा, अगर मैंने 150 ले रखी है तो ये क्या आ गया बेटा 1, जो और कुछ नहीं, एट द इक्विलिब्रियम Q को हम क्या बोल देते हैं, K। तो देखो जब रिएक्टेंट ज्यादा था, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है, अब मेरे पास जब ज्यादा रुपए हैं तभी तो मैं रिएक्शन मतलब आगे बढ़ा सकता हूं, किसी को दान दे सकता हूं, है ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ये केस किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का।
फॉरवर्ड रिएक्शन है ना। जब मेरे पास प्रोडक्ट बन चुका है तो अब आगे रिएक्शन पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वापस जाए। जब उसके पास अब कुछ प्रोडक्ट ज्यादा बन चुका है, रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्टेंट खर्च कहां से करेगा, जो आगे रिएक्शन हो। ठीक है, तो ये किसकी है, बैकवर्ड रिएक्शन की कंडीशन है बेटा, रिवर्स रिएक्शन की। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम की है। तो एक चीज साफ साफ दिख रही है कि ये क्या निकल के आया था, ये जो 1 है ये क्या बेटा, के इक्विलिब्रियम निकल के आया। तो मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं यहां से 3 केसेस में कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड हो, जब रिएक्शन बैकवर्ड हो और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, तो फॉरवर्ड में Q क्या आएगा, हमेशा Q, यहां से साफ साफ दिख रहा है Q हमेशा के इक्विलिब्रियम से कम होगा, बैकवर्ड में Q हमेशा के इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा और इक्विलिब्रियम पे के इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे थर्मो का पार्ट है लेकिन यहाँ एक्सप्लेन कर दिया जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रो में कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा नर्स इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो Q समझ में आ गया, यहां से तुम्हें खाली इतना पार्ट उठाना है मेरे को नर्स इक्वेशन के लिए। तो मैं उस इक्वेशन को चेंज कर सकता हूं, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी लिख सकता हूं उस इक्वेशन को, ये भी नर्स इक्वेशन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ये याद रखना। ये किसके टर्म्स में बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे ई नॉट सेल, मतलब सेल पोटेंशियल के टर्म्स में, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, और वो ही तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे प्यारे छोटे छोटे भैया और भाई बहनों, है ना, कुछ लोग तुम में से कंपटीशन की भी तो तैयारी करेंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा, मैं ही तो रखूंगा, है ना। तो उनकी वजह से मैंने ये टॉपिक कराया एक्चुअली। ठीक है, जिससे कोई भी स्टेप में तो अटको ना, क्योंकि कंपटीशन में स्टेप्स में से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे से कम क्वेश्चन आता है। नर्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेल पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ सेल पोटेंशियल। चलो हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ सेल पोटेंशियल की बात हो रही है, तो देखो एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दे रखी है, ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log concentration of product upon concentration of reactant, या फिर एट 298 केल्विन पे यही इक्वेशन क्या बन जाती है, ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल। पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूं क्या दे रखा है, फिर हम इसे डिराइव करेंगे। एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है लेकिन हम डिराइव करेंगे। ठीक है, हमें सब कुछ बेस से आना चाहिए। एग्जाम क्लियर कर लेते हैं 12th का, लेकिन बोलते हैं सर हमारा बेस क्लियर नहीं था ना, इसलिए नंबर कम रह गए, इसीलिए मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं ये बोलने नहीं देना चाहता। ठीक है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, ये समझ में अच्छा, तुम्हारे से खोपड़ी में कभी कोई ये आता होगा, सब हम पढ़ क्यों रहे हैं ना, लेकिन देखो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, जो तुम्हें वो छोटा सा सेल दिखता है ना, वॉच में भी लगी होती है एक बैटरी, ठीक है, या फिर दीवार घड़ी में जो 5 और 5-10 रुपए वाला जो सेल आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है उसके अंदर, याद रखना है, ऐसे फ्री फोकट में नहीं बन जाता, उसका कितना वोल्ट होता है, कैसे अंदर सब कुछ मैकेनिज्म होती है, कैसे उसे मेजर करते हैं, वो सब प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी तक हम, ये फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं। ये सब नहीं सीखोगे तो पता कैसे चलेगा उसमें क्या चल रहा है। ये समझ में आया? चलो ये डेराइव करें, डेराइव करते हैं। चलो हमने एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। और ये भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, सिंस इस इक्वेशन को दे दो नंबर 1, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E सेल, ये भी पढ़ चुके हैं। हाँ सर ये भी पढ़ चुके हैं। तो यूज
इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 we get क्या मिलेगा बेटा हमें, it implies that क्या मिलेगा हमें, डेल्टा जी इक्वल्स, रखो वैल्यू, डेल्टा जी की जगह क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल आएगा, डेल्टा जी नॉट की जगह दोनों जगह नॉट लगा दो तो ई नॉट सेल आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT logarithm of concentration of product and concentration of reactant. Divide whole equation by minus NF. तो क्या बचेगा इसमें, डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, एनएफ से एनएफ कैंसिल, केवल ई सेल बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, एनएफ से एनएफ कैंसिल, केवल ई नॉट सेल बचा, माइनस माइनस में प्लस 2.303 RT डिवाइड बाय माइनस एनएफ लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P एंड कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक है, तो ये जो माइनस है ये यहां आ जाएगा बेटा, नीचे जो माइनस है तो इसे प्लस की जगह माइनस कर दूं डायरेक्ट, हाँ सर कर दो, यही तो है, देखो बस सर इतनी सी बात, हाँ बेटा बस इतनी सी बात, ये सेल पोटेंशियल आ क्लियर। चलो ई नॉट सेल, ये फिर ये 298 केल्विन वाला क्या झंझट पाल दिया सर आपने, हैं कुछ भी लिख रहा, कुछ भी लिख दे, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, देखो क्या करना है यहां पे बेटा, वेयर इक्वेशन नंबर दे दो इसे 3, इन इक्वेशन 3 ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल एट एनी कंडीशन या एट एनी स्टेट, ई नॉट सेल क्या है, सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, इसके बाद आर क्या है, फिर से यूनिवर्सल रियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगी। ठीक है बेटा, तो फिर इसके बाद T क्या है, टेम्परेचर है, किसमें, इन केल्विन, अगर यहाँ टेम्परेचर केल्विन में यूज हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ही यूज होगी। ठीक है, अब N क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इन रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसे लिख लो चाहे, रेडॉक्स रिएक्शन एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। F क्या बेटा, फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम तुम्हें बता ही चुके हैं, कितना 96,500 कूलम पर मोल होती है, बिल्कुल होती है। देन ये तो तुम्हें पता ही, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं सर, आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, चुप कहां होते हो। एट 298 केल्विन, अरे अभी से मेरे को क्यों चुप कर रहे हो भाई, अभी तो मैं जवान हूं, है ना, चुप होने में तो बहुत साल नहीं। चलो एट 298 केल्विन केवल टेम्परेचर की वैल्यू, तो मैं क्या कर रही हूं बेटा, देखो इस टर्म को देखो ठीक से, इस टर्म के अंदर जो R है उसकी वैल्यू फिक्स है 8.314 जूल पर, N की वैल्यू फिक्स नहीं है, F की वैल्यू भी फिक्स है, वो भी कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट। टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, तो n को छोड़ के इस सब को पूरे को कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो सर। तो क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, ई नॉट सेल माइनस 2.303 इनटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। टेम्परेचर क्या आ गया 298 केल्विन डिवाइडेड बाय n इनटू 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई में आएगा ये वाला टर्म, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना, इतने को मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर करा के निकालोगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये होगी मेरे लाल, क्या होगी, ये होगी ई सेल
इक्वल्स ई नॉट सेल, ये तो एज इट इज उतार रहा हूं मैं, इन सब की जगह वैल्यू आ जाएगी बेटा -0.0591 करके देख लेना एक बार, ठीक है। n नीचे n बचेगा, log concentration of product, concentration of, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, बिल्कुल आ गई सर। तो ये एट 298 केल्विन पे डायरेक्ट ये इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो, बस देख लेना। रूम टेम्परेचर दे रखा है मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, एक बात होती है, दोनों में से कुछ दे रखा है तो डायरेक्ट ये इक्वेशन उठा के वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। अगर टेम्परेचर इससे वेरी किया है, ठीक है, टेम्परेचर इससे वेरी किया है बेटा, तो फिर तुम्हें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई यहां पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।